प्रोनाउन चल रहा था, तो मैं बता रहा था आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये होता है कि जो सब्जेक्ट काम कर रहा होता है ना, उसका असर भी उसी पर ही होता है, तो इसलिए वहां सेल्फ आता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं क्या, बड़े होंगे हमने पिछली में कि ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, हिमसेल्फ। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आवर सेल्व्स। क्योंकि ये जमा हो जाता है, तो जब ये जमा हो जाए ना, ज्यादा प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, तो फिर वो सेल्फ नहीं रहता, SELVES, याद रखिएगा, आवर सेल्व्स। ठीक है, आवर सेल्फ कहेंगे तो वो गलत हो। यू का, अब यू का जमा भी वही है और वाहिद भी वही है। अब इसका योर सेल्व्स भी ठीक है, योर सेल्फ भी ठीक है, क्लियर, बातें नहीं गलत। इसी तरह दे का themselves, ठीक है, सेल्फ नहीं होगा। अब मैंने आपको ये बताया, जरा तेजी से चलना है, ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ फॉर्म के साथ सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन उसी पर ही पड़ता है। फर्ज कीजिए मैं कहता हूं कि he poisoned himself, she poisoned herself, क्या मैं क्लियर? she poisoned herself, क्या मतलब? जहर खा लिया, खाने वाले ने, यानी जिसने खाया खुद ही खाया ना, नतीजा किस पर हुआ उसका, कोई और तो नहीं मरिया, है ना? she poisoned herself। अच्छा, he absented himself from the class, he ने जो काम किया उसका असर किस पर हुआ, उसी पर ही हुआ ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की खासियत ये होती है, ये याद रखनी थी, साथ साथ लिखते रहे। इंग्लिश आपको बताई है इसकी मैंने, व्हेन इसकी इंग्लिश बताई हुई है ना, डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके बाद कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिनका आना जरूरी है, जिनके साथ सेल्फ फॉर्म जरूरी है। वो देखिए क्या है, फर्स्ट करें इंजॉय है, तो इंजॉय अगर तो आपका वजूद कर रहा है, अगर आपकी जात इंजॉय कर रही है, फिर तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अगर आप कोई इवेंट इंजॉय कर रहे हैं, कोई पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, कोई त्योहार इंजॉय कर रहे हैं, फिर नहीं आएगा। नहीं समझ आई इस बात को? बस अगर आप कहते हैं मैंने खूब मजा किया, आप कहेंगे आई इंजॉयड, क्योंकि ये किसने मजा किया, आपके वजूद ने किया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने पार्टी को खूब इंजॉय किया, फिर आप कहेंगे आई एंजॉयड द पार्टी, फिर माई सेल्फ नहीं आएगा। नहीं समझ आएगा? अगर आप कहते हैं कि हमने मेले में बड़ा मजा किया, मेले में we enjoyed the fair, we enjoyed the fair। अगर वो कहते हैं कि जनाब बच्चे ने तो खूब मजे किया, the child बोले कितने को समझ आती है, the child enjoyed himself, बच्चे के वजूद ने किया ना enjoy, क्लियर? तो जब वजूद इंजॉय करता है तो सेल्फ फॉर्म आती है, जब नहीं करता तो नहीं आती। इसी तरह एब्सेंट, अच्छा एब्सेंट के साथ भी जब आप एब्सेंट को बतौर वर्ब यूज करेंगे तो आप इसके साथ उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके आएंगे। जब आप बतौर एडजेक्टिव यूज करेंगे फिर नहीं लाएंगे। मसलन ही एब्सेंटेड, देखिए अब हमने वर्ब की दूसरी फॉर्म होती है ना, वर्ब यानी जब हम उसकी दूसरी फॉर्म ला रहे हैं तो इसका मतलब हम उसे बतौर वर्ब यूज कर रहे हैं। तो जब बतौर वर्ब यूज करेंगे तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। समझ आ रही बात? तो फिर हम क्या कहेंगे, ही एब्सेंटेड
हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, ये जरूरी है। अगर हम कहते हैं ही वाज एब्सेंट फ्रॉम द, तो फिर एब्सेंट क्या है? नाउन नहीं, ही का स्टेटस बता रहा है ना, नाउन और प्रोनाउन का स्टेटस बताया तो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है ना। बोल के बोलो, नहीं समझ आती तो पूछे। देखिए आपके पास तीसरा ऑप्शन कोई नहीं, या जवाब दें या सवाल करें। मैं दोबारा कहता हूँ, देखिए एब्सेंट को जब आप बतौर वर्ब यूज करेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। क्लियर? जब आप इसे बतौर एडजेक्टिव यूज करेंगे तो नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि शी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो यहाँ शी इज और शी का आप स्टेटस बता रहे हैं एब्सेंट, यहाँ एडजेक्टिव है। अगर आप कहते हैं शी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास, अब एब्सेंटेड बतौर वर्ब यूज कर रहे हैं ना, यहां आप हरसेल्फ आएगा, शी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास। क्लियर? ये दो हो गए एंजॉय, एब्सेंट। इनके बाद खास हालत में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूरी है। क्लियर यहां तक? चले आगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आप लगा रहे, फिर आप लगा रहे हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक, इसकी तरफ में आता हूं, इसकी तरफ में आता हूं। एम्फेटिक प्रोनाउन में भी सेल्फ फॉर्म आती है, लेकिन उसका फिर मफहूम थोड़ा सा बदल जाता है। उसमें ही चले मैं आपको जाके आप बताई हूं कि एम्फेटिक प्रोनाउन वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक नहीं होते। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हम सेल्फ फॉर्म सिर्फ काम करने वाले पर जोर देने के लिए लगाते हैं। बात समझे है ना? एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना, एम्फिसाइज से, एम्फिसिस, एम्फिसिस आपने लफ्ज़ सुना पड़ा होगा, इससे है एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन वो होता है जिसमें आप सेल्फ फॉर्म लगाते हैं, लेकिन वो सेल्फ फॉर्म रिफ्लेक्ट नहीं करती सब्जेक्ट को। बस मैं कहता हूं आई माई सेल्फ शैल डू दिस, आई माई सेल्फ शैल डू दिस। अब ये बताइए जो माई सेल्फ मैंने यहां गाया है, इसका मकसद क्या है? अगर मैं नहीं लगाता आई शैल डू दिस, तो भी तो फिक्रा है ना, आई शैल डू दिस। लेकिन अगर ये वो सूरत हाल है कि अगर मुझे कोई कहते जनाब मैं कर देता हूं आपका काम, तो मैं क्या कहूंगा? नो, आई माई सेल्फ शैल डू दिस। क्लियर? तो इसमें मैंने क्या किया? एम्फेसिस किया, जोर दिया कि मैं ही करूं। यहां पे ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा सब्जेक्ट के काम को ऑब्जेक्ट पर, यहां पे ये काम करने वाले की पोजीशन पर जोर दे रहा है। ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो जो आपने मिसाल दी है आयशा, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, यहां पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हो। आई शैल एंजॉय द पार्टी माई सेल्फ, ठीक है? आप अगर ये भी कह दें कि आई शैल एंजॉय द पार्टी, तो फिक्रा मुकम्मल है। लेकिन जहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना है, अगर आप वो नहीं लगाते तो फिक्रा मुकम्मल नहीं होगा। आई शैल एंजॉय द पार्टी माई सेल्फ, मैं खुद ही कर लूंगा एंजॉय, तुम जाओ जान छोड़ो। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है। न छेड़ा नखते बादे बहारी राह ले अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी हैं हम बेजार बैठे। करीब तैर रहा था बतों का एक जोड़ा। बतें समझते हैं क्या होता है? बतख को कहते हैं। करीब तैर रहा था बतों का एक जोड़ा, मैं आबजू के किनारे उदास बैठा था। तुमने तो कह दिया कि मोहब्बत नहीं मिली, और मुझको ये भी कहने की मोहलत नहीं मिली। तुमको तो खैर शहर के लोगों का खौफ, और
मुझको अपने घर से ही जा सकती है, घर से उठ पड़ी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हवाले से बात कर रहे थे। देखिए 3 वर्ब अभी मैंने आपको बताया, एंजॉय, एब्सेंट और तीसरा अवेल। अवेल, अवेल क्या होता है? मौका अवेल करना। अब अगर आप ये कहते हैं आई शैल अवेल दी अपॉर्चुनिटी, तो गलत है। आई शैल अवेल दी अपॉर्चुनिटी, आई शैल अवेल माई सेल्फ दी अपॉर्चुनिटी, ऑफ दी अपॉर्चुनिटी। अवेल माई सेल्फ, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस ऑफ, ये जरूरी है, प्रेपोजिशन ऑफ भी जरूरी है। आई शैल अवेल माई सेल्फ of this opportunity। आगे है ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसको जरा समझिएगा। रिलेटिव क्या होता है? रिश्तेदार, वो मेरा रिश्तेदार है। आजकल, पहले तो बड़े फख्र से बताते थे ना मेरा रिश्तेदार, आजकल कहते हैं वो तो सामने ना क्यों मेरा शरीक है। तो रिश्ते भी आजकल ये ना कि तू भी तो कोई गैर नहीं, गमगुसार है। रिश्तेदार गमगुसार ही होते हैं। तू भी तो कोई गैर नहीं, गमगुसार है। थोड़ी सी खाक तू भी मेरे सर में डाल। बातें जो किए जा रही हैं 1-2 लड़कियां में, फिर मैं वो ना करेंगे। तो कहता है कि एहसाने जिंदगी ये गवारा न था हमें, जिंदगी जीने के हमको चंद सहारे मिले तो थे, अपनी अना को हमने बचाया है डूब कर, मौजों में रह के हमको किनारे मिले तो थे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, विच, व्हेन, whose, whom, चले what भी, that भी रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये क्या होते हैं? देखिए प्रोनाउन की तो आपने ये पढ़ी थी ना खुसूसियत कि ये नाउन की जगह आता है, ऐसा ही है। या फिर मैं रुक जाता हूँ या आप रुकते हैं। ये 2 स्टूडेंट्स मुसलसल डिस्टर्ब किए जा रहे हैं क्लास। क्या ये अच्छी बात है? उतनी देर से आपसे कह रहा हूं कि ये काम ना करें। अच्छी रिवायत कायम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की खुसूस क्या थी डेफिनेशन? क्या होता है प्रोनाउन? इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अच्छा, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन वाहिद है कि जो नाउन के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्रोनाउन के लिए भी इस्तेमाल होता है। रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर इट्स एंटेसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? जो उससे पिछला हो। एंटी पहले वाले को कहते हैं ना, एक तो हम खादा को भी एंटी जी कहते हैं ना, एंटी जी किया है ना। अच्छा, ये एंटी है पहले, एंटीसीडेंट लफ्ज याद रखिएगा। क्या है जनाब लफ्ज? एंटीसीडेंट। So relative pronoun is used for its antecedent noun and pronoun. Relative pronoun is used for its antecedent noun or pronoun. अब देखिए, he who writes a letter is my cousin.
he who writes a letter, यहाँ who किसके लिए आया? he के लिए आया ना। who का एंटीसीडेंट क्या है? he प्रोनाउन। यहाँ he का एंटीसीडेंट प्रोनाउन, who का सॉरी, who का एंटीसीडेंट प्रोनाउन है ना। the chair in which you are sitting is mine, in which you are sitting है कोई रिलेटिव प्रोनाउन इसको? क्या इसका एंटीसीडेंट क्या है? चेयर, ये नाउन है। क्लियर? अच्छा, अब ये देखिए हम जो हु का इस्तेमाल करें, ही हु राइट्स है, हु प्रोनाउन का कौन सा केस है? चलिए बताएं, आप जो बताएंगे उनके लिए एक अच्छा सा चीज ऑफर। हु कौन सा केस है प्रोनाउन? वेरी गुड। नॉमिनेटिव कौन सा होता है? नॉमिनेटिव कौन सा होता है? सब्जेक्टिव होता है। क्या नाम है आपका? जी, नॉमिनेटिव केस है, यानी सब्जेक्टिव केस है हु। ठीक है, तो फरनाज के लिए ऑफर ये है कि अब हम ज्यादातर बातें फरनाज से वॉइस आपको भी समझ आ रही है? कभी कभी अपने होने का एहसास जी। क्या है जी? हु। अच्छा, इसका पोजेसिव केस क्या है? वेरी गुड, हुज। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? होम। अच्छा, अब देखिए जब हम हु को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हु आए, हु का पोजेसिव ला रहे हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर पोजेसिव केस में आएगा, और लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो ये होम आएगा। अब देखिए मैं तीनो't का इस्तेमाल आपको करके एक दफा बता दूं, लेकिन फायदा तब है अगर आप इन चीजों को याद रखें। देखिए क्या है, द पर्सन हु इज सिटिंग, जो कि बैठा हुआ है, वो खुद काम कर रहा है ना। हु सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे हमने हु लिखा। अच्छा, आगे देखिए, he whose fame is not good should not come. He whose fame is not good, whose fame is not good, जिसकी शोहरत अच्छी नहीं है। यहाँ पे whose हमने क्यों लगाया? कि यहाँ पे हमने उसकी पोजेशन को, रिलेटिव प्रोनाउन की पोजेशन को शो करना है। क्लियर? अच्छा, अब होम को देख लें। द पर्सन होम आई टीच इंग्लिश, या द स्टूडेंट होम आई टीच इंग्लिश इज वेरी इंटेलिजेंट। द स्टूडेंट होम आई टीच, यहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, क्या वो कोई काम कर रहा है? होम आई टीच इंग्लिश। अब वो होम कोई काम कर रहा है? होम क्या कर रहा है? होम तो रिसीव कर रहा है ना। होम पर तो काम हो रहा है पढ़ाने का। होम तो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया। पढ़ा कौन रहा है? आई। द स्टूडेंट होम आई टीच। हमें क्लियर? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या हुआ? होम। लेकिन चूंकि आगे सब्जेक्ट अलग नई क्लास में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे होम आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनकर। इज इट क्लियर? रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया? आपका रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है तो एंटीसीडेंट भी ऑब्जेक्ट हो। अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो एंटीसीडेंट भी सब्जेक्ट हो। ये नहीं मुमकिन कि आपका एंटीसीडेंट सब्जेक्ट हो और रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो। ये नहीं मुमकिन, ये नहीं मुमकिन। ये
बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया, इस तरह की गुफ्तगू हो ना तो मजा। अच्छा आगे है जी, चले आगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सिंपल है। ये जो WH एलिमेंट्स, ये WH एलिमेंट्स जब किसी फिक्रे को सवालिया बनाते हैं, ये मैं कौन सा प्रोनाउन आपको बता रहा हूँ, इंट्रोगेटिव नहीं कहते, इंट्रोगेटिव। ये इसकी राइट कौन ही है? क्या है ये लफ्ज? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्लियर? अच्छा अब आसान सिंपल बॉयज, क्या होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? क्या होता है? WH एलिमेंट जब सवालिया बनाता है, मसलन who rings the bell, मैं कहता हूं काशिफ rings the bell, अब काशिफ की जगह यहां क्या आ रहा है? who, तो ये WH एलिमेंट और साथ सवालिया बना रहा है ना? What brings you here? What? Clear? एक्सक्यूज बात है सर, जैसे वो रिंग्स की बैल, तो सर रिंग्स क्यों कर? ये तो वर्ब है ना। वो हमेशा इस तरह जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा ना, तो ये वाहिद उसका इस्तेमाल होता है, जमा में नहीं होता। तो जब वाहिद नाउन आएगा सब्जेक्ट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम ऐसी एरियाज का इजाफा करते हैं, जब भी टेंसेस करेंगे तो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। हां जी, यू गॉट द पॉइंट? ये समझ आ गया आपको? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ गया समझ में? The WH elements which are used to make a sentence interrogative. WH element which is used to make a sentence interrogative is called interrogative pronoun. मसलन फिक्रा कहता है why does he come here? यहाँ पे तो आप देखेंगे इसमें जो WH एलिमेंट है वो नाउन की जगह नहीं आ रहा, यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तब होगा जब ये नाउन को रिप्लेस। ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है। इस तरह क्वेश्चन से जो मैं बताने में चीजें रह जाता हूँ वो आपके क्वेश्चन से क्लियर होनी चाहिए जी। नहीं वो नहीं WH एलिमेंट में उस वक्त WH एलिमेंट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है जब वो नाउन की जगह ले रहा। अभी मैंने आपको मिसाल दी ना कि व्हाई डज ही कम हियर, यहाँ पे तो प्रोनाउन है ना अपना, जो अपना उसका जाती प्रोनाउन है फिक्रे का ही। यहाँ पे ये वाई जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्लियर? नहीं मैं अच्छा अब एक और हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वो आसान है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? हाँ जी, रेसिप्रोकल मैरिज क्या होती है? व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल मैरिज। अब रेसिप्रोकल है सिर्फ दो प्रोनाउन, वन अनदर और ईच अदर, बस वन अनदर एंड ईच अदर। ये क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या है जनाब? क्या है ये? रेसिप्रोकल। अब वन अनदर और ईच अदर में फर्क क्या है? वन अनदर और ईच अदर में फर्क क्या है? ईच अदर दो के लिए आता है, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए आता है। The two girls are playing with each other. With one another नहीं आना, TWO2 है, दो है, तो playing with each other. All the girls are playing with one another. यहाँ all the girls है ना, ज्यादा है, तो यहाँ क्या आप लेके आएंगे? one another. ये मैं
आर प्लेइंग टुगेदर, द गर्ल्स आर प्लेइंग टुगेदर, ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना, टुगेदर तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना। द गर्ल्स आर प्लेइंग, द गर्ल्स आर, कौन इकट्ठे कौन है? गर्ल्स नाउन है ना, तो जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो क्या हुआ? वो एडजेक्टिव हो। क्लियर? समझ आई बात आयशा? इकरा, सॉरी इकरा, समझ आई? The girls are playing together. यहाँ पे अगर हम कहते हैं playing together तो यहाँ together एडवर्ब हो। एडवर्ब अभी आपने पढ़ा नहीं ना, इसलिए नहीं पता। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब के बारे में मालूम है। अगर हम कहते हैं the girls are together, फिर ये एडजेक्टिव है। अगर हम कहते हैं the girls are playing together, फिर ये एडवर्ब है, क्योंकि फिर ये प्ले को बता रहा है। वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब होगा, नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव होगा। समझ आई? लेकिन ये प्रोनाउन किसी तरह भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैं चाहता हूं कि आज प्रोनाउन को हम खत्म कर दें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है जो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते, डिवाइड करते। मसलन इसमें क्या आते हैं? नीदर आर, आइदर आर, ईच, नन, एनी, नहीं, सम भी बिल्कुल, ये क्योंकि बहुत सौ वर्षों में से सम को निकाल देता है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये फ्यू, बिल्कुल, ईच, बिल्कुल, ये सारे क्या हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। फ्यू वैसे एडजेक्टिव भी है, फ्यू एडजेक्टिव भी है, सम एडजेक्टिव भी है। इनको एडजेक्टिव के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं और कहीं कहीं इनको प्रोनाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं। आप फ्यू वगैरह को ज्यादा एडजेक्टिव ही समझे। अभी हम इसके बाद वर्ब और वर्ब के बाद एडजेक्टिव का चैप्टर खोलेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। अच्छा, अब एक आखिरी है यूनिवर्सल प्रोनाउन। यूनिवर्सल प्रोनाउन, यूनिवर्सल प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट? जो सबको, हर नाउन की जगह जो आ सके, और वो क्या होता है? वो वन होता है। मसलन वन शुड ओबे वन्स पेरेंट्स, वन शुड ओबे वन्स पेरेंट्स। अब यहाँ पे वन किसकी जगह है? सबके लिए है, सभी के लिए आया ना। यहाँ पे वन से मुराद कोई भी, हर एक को, वन शुड ओबे वन्स पेरेंट्स। तो लीजिए स्टूडेंट्स, हमारा प्रोनाउन अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुआ।